हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि आपको पता है हिंदी में जो आपका संस्कृत दिग्दर्शिका दी गई है उसके हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी सुभाषित रत्नानी के अध्याय से आपको उस पैराग्राफ को बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का अर्थ होता है सुंदर कथन रूपी रत्न यानी सुंदर वचन। ठीक है, अब चलिए समझिएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से एकदम समझना प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमारा जो इसमें दिया गया है क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका बताया जा रहा है पहला भाषासु मुख्या। ठीक है, भाषासु मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो ये आपका पहला है। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो चलिए, तो हम आपको बता दें कि भाषासु मुख्या, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, दिव्या मतलब दैवीय वाणी या फिर गिरवाण भारती का मतलब देववाणी। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि भाषा सुमुख्या दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्या यानी देववाणी अर्थात संस्कृत को बताया जा रहा है यहाँ पे। तस्य हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्या मतलब उसका, तस्या हिम मधुरम उसमें भी क्या है, उसका मधुर, काव्यम, काव्यम मतलब उसका काव्य क्या है, मधुर है, तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो इसका मतलब जो बताया जा रहा है भाषाओं में यानी सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा देववाणी अर्थात संस्कृत क्या है, सर्वाधिक प्रधान है। ठीक है, मधुर है अर्थात दिव्यवाणी है। और आगे बताया जा रहा था तस्या हिम मधुरम काव्यम, और उसमें उसका काव्य क्या है, मधुर है। तो यानी जो संस्कृत की काव्य है उसमें क्या है, वो मधुर है। आगे बताया जा रहा है और उस काव्य में यहाँ बोला जा रहा है तस्मादपि सुभाषितम, यानी उस काव्य में भी क्या है, उसके जो सुंदर वचन है वो क्या है, वह और भी सुंदर है। तो चलिए भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रही है आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो दूसरा है आपका सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्या कुतो सुखार्थिनः, सुखम सुखार्थी वा तज्जेत, विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। तो इसमें बोला जा रहा है सुखार्थिनः कुतो विद्या सुखार्थिनम, यानी सुखार्थिनः मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आगे बोला जा रहा है भाई, ध्यान समझिएगा कि जो व्यक्ति सुख चाहता है उसके लिए विद्या नहीं है। ठीक है, और जो विद्या को चाहता है वो क्या करे, उसके लिए सुख नहीं है। आगे बोला जा रहा है, अगले लाइन समझिएगा, सुखार्थी वा तज्जेत विद्या, यानी सुख चाहने वाले को क्या कर देना चाहिए, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। आगे बोला जा रहा है विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यानी इसमें कहने का पूरा अर्थ ये है कि जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या नहीं है, और जो विद्या को चाहता है उसके लिए सुख नहीं है। अगर वो सुख चाहता है तो विद्या का त्याग कर दे, यदि वह विद्या को चाहता है तो क्या करे, सुख का त्याग कर देना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये था आपका दूसरा श्लोक।
आइए अब हम बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तो तीसरा श्लोक क्या है भाई, समझिएगा। तीसरे श्लोक में बोला जा रहा है आपसे, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्याधनम सर्व धर्मस्य च धनस्य च। तो इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है भाई, जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार जल के बूंद बूंद गिरने से, निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से जल की बूंदे बूंद बूंद गिरने से, पूर्यते घटः, पूर्यते मतलब पूरी तरह, घटः मतलब घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार बताया जा रहा है कि स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यानी जिस प्रकार क्रम से बूंद बूंद के गिरने से घट मतलब घड़ा पूरी तरह भर जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी विद्या और सभी धर्म क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका संचन होता है, संचित होता है, मतलब ग्रहण होता है। समझ में आई बात? आगे आगे चलते हैं, संचय धीरे धीरे होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो देखिए जो चौथा है इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देख के लग रहा होगा। ठीक है, तो समझिएगा भाई ध्यान से, इसमें क्या करना होगा। बोला जा रहा है, काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आगे बोला जा रहा है, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, यानी यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। इस श्लोक में किस तरह की जा रही है बताते हैं हम आपको, समझिएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य और शास्त्र को पढ़ने से, यहां बोला जा रहा है एकदम शुद्ध और साहित्य भाषा में, क्या बोला जा रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब काव्य और शास्त्र की रचना रूपी मनोरंजन से, जो मनोरंजन आपको काव्य को, ठीक है, और शास्त्र को पढ़ने से मिलता है, जो मनोरंजन होता है। और वहां बता कालो, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है, धीमताम, धीमताम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानों का। ठीक है भाई, तो बुद्धिमानों का समय कहाँ व्यतीत होता है, काव्य, ठीक है, और शास्त्रों को पढ़कर मनोरंजन लेने में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। जस्ट उसके विपरीत बताया जा रहा है, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, उसके विपरीत बताया जा रहा है कि व्यसनेन, व्यसनेन का मतलब बुरी आदत से, ठीक है, च मूर्खाणाम यानी मूर्खों की, जो मूर्खों का जो समय होता है, जो काल यानी काल मतलब समय, जो मूर्खों का समय होता है, व्यसनेन, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों से क्या होता है, चला जाता है। जैसे कि बताया जा रहा है, निद्रा, निद्रा मतलब नींद लेने में, कलहेन वा, ठीक है, कलह में, ठीक है, कलहेन का मतलब क्या होता है, विवाद, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में। तो बिल्कुल आइए एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है आपसे कि जो बुद्धिमान होते हैं, धीमताम मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कहाँ व्यतीत होता है, काव्य को, शास्त्र के विनोदों को पढ़कर उनका जो समय होता है वो व्यतीत होता है, बल्कि वो अपना मनोरंजन काव्य को और शास्त्र को पढ़कर लेते हैं। जस्ट उसके विपरीत ये भी बताया जा रहा था कि जो मूर्ख होते हैं उनका कहाँ पे व्यसनेन होता है, मतलब उनका जो समय कहाँ व्यस्त बुरी आदतों में होता है, व्यतीत होता है समय उनका। जैसे बताया जा रहा है, निद्रा सोने में, ठीक है, हमेशा सोए रहेंगे, और कलहेनवा, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़े में, ये एक बुरे व्यक्ति यानी मूर्खों की पहचान बताई जा रही है। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो अगला श्लोक है आपका 5वां नंबर पे। आइए देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही लाजवाब है, इसको हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है भाई, तो चलिएगा समझिएगा थोड़ा सा। इसमें बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है भाई, न चौर्यहार्यम, न चौर्यहार्यम, ठीक है, न चौर्यहार्यम न च राज्यहर्यम, ठीक है, न भारतीभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है भाई, आइए तो जरा इसका हम अनुवाद समझते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपके विद्या को लेकर बातें की जा रही है। ठीक है, तो बोला जा रहा है, न चौर्यहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न च राज्यहर्यम, और न ही राजा क्या कर सकता है, हरण कर सकता है।
ठीक है, आगे बोला जा रहा है न भातृभाज्यम, न तो भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, और बोला जा रहा है न च भारकारी, और यह भार भी नहीं है किसी के ऊपर। आगे बोला जा रहा है व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, इसे जितना व्यय करो, जितना खर्च करो, यह उतना ही बढ़ती है। विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सबसे प्रधान धन है। आइए जरा इसका हम श्लोक और बेहतरीन करते हैं तो समझिएगा। बोला जा रहा है विद्या, जो आपकी विद्या है, उसे न तो चोर चुरा सकता है और न तो राजा उसका हरण कर सकता है, और विद्या को न तो भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है। घर बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, बर्तन तक बढ़ जाएगा, लेकिन एक विद्या ऐसा धन है जिसका वो बंटवारा नहीं कर सकते हैं। न च भारकारी, और ये किसी के ऊपर भार भी नहीं है। ठीक है, बहुत भारी भी नहीं है, भार का मतलब जैसे बोझ नहीं है किसी के ऊपर। और व्यय कृते वर्धते, व्यय करने से ये बढ़ती हैं, और एवं नित्यम। ठीक है, आगे बोला जा रहा है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, उत्तम धन है। ठीक है, आइए तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। इस पे हम आपको एक श्लोक बताते हैं, अगर ये लिख देंगे तो सोने पे सुहागा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आप जो हम बोल रहे हैं वो लिख देंगे इस श्लोक के अनुवाद करने के बाद, तब आपको इसका 8 नंबर पूरा का पूरा दिया जाएगा। क्या लिखेंगे भाई, समझिएगा। तो इसमें बोला जा सकता है, कौन बोला है इस प्रकार, जो महामंडिर किया था, जैसे कि हम आपको बता दें तो इसमें बताया जा रहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी जो सरस्वती हैं उनके बातों को बताया जा रहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ता रहेगा, और खर्चा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, वेरी गुड। आइए अब हम बढ़ते हैं छठवें के बारे में। तो अगल आइए देखते हैं छठवां क्या है आपका। तो छठवां जो है आपका, इसमें बोला जा रहा है परोक्षे कार्य हंतारम। ठीक है, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। ठीक है, और क्या है, वर्जयेत आदृश्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो चलिए भाई इसका भी समझते हैं अनुवाद बहुत ही अच्छे से। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम का मतलब कार्य को नष्ट करने वाला या फिर काम को बिगाड़ने वाला। समझ में आ रही बात। परोक्षे कार्य हंतारम यानी पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला। प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनम, प्रियवादिनम मतलब मीठा बोलने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। परोक्षे कार्य हंतर, पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाला। प्रत्यक्ष मतलब सामने आपका, आपके सामने मीठा बोलना। ठीक है, यानी प्रियवादिनम जो मीठी बातें बोलता है, जो मीठी बातें बोल बोलकर आपको क्या करता है, आपको गुमराह करता है। जैसे आप समझ सकते हैं, आपके साथ तो हुआ ही होगा, किसी न किसी के साथ कुछ दोस्त ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, कि आपके पीछे आपका कार्य बिगाड़ेंगे, बाकी सामने आपके एकदम ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा कि बस उसके मुंह से निकलता अमृत है। ठीक है, तो वही ऐसे ही बोला जा रहा है कि ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। बोला जा रहा है वर्जित मित्रम, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, किस मित्र का, जैसे कि विष कुंभम, विष कुंभम मतलब जो विष का घड़ा है, उसी प्रकार उसका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। पयोमुखम, पयोमुखम का मतलब क्या हुआ, इसमें बोला जा रहा है मुख में ऊपर हिस्से पर दूध लगने वाला। जैसे कि पयोमुखम का मतलब कि जो घड़ा है उसके अंदर पूरा विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, बल्कि उसके मुंह पे क्या रखा गया है, दूध। ठीक है, दूध दही उसके मुंह पर लगा है, लेकिन उसके अंदर पूरा क्या है, जहर भरा हुआ है। तो उस घड़े का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए, जिस प्रकार उसी प्रकार उस मित्र का भी हमें त्याग कर देना चाहिए, जो हमारे पीठ पीछे क्या करता हो, हमारे कार्य को नष्ट करता हो, हमारी बुराई करता हो,
और हमारे सामने बहुत अच्छा बनता हो या फिर प्रिय बोलता हो, मीठा बोलने की कोशिश करता हो, तो ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए। आइए भाई आगे समझते हैं। छठवें हो गए, सातवें के बारे में समझते हैं। तो सातवें में आपसे बताया जा रहा है क्या, चलिए भाई समझिएगा। तो सातवां भी बहुत ही लाजवाब है, जरा इसको भी क्लियर करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, इसमें बताया जा रहा है उदेति सविता ताम्रस्ताम, ठीक है, एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामक रूपता, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है उदेति सविता। उदेति सविता मतलब क्या, उदित होता है, सविता यानी सूर्य, ताम्रस्ताम, ताम्रस्ताम का मतलब लाल, ठीक है। तो जिस प्रकार सूर्य उदय के समय क्या होता है, लाल होता है, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। संपत्तौ माने क्या होता है और विपत्तौ मतलब क्या होता है। संपत्तौ मतलब सुख में, विपत्तौ मतलब दुख में। एक रूपता, एक रूपता मतलब एक रूप से हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य उगते समय लाल होता है, उसी लाल होता है, और अस्त के समय भी क्या होता है, लाल ही दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, संपत्तौ दुख में, च विपत्तौ और दुख में एक समान रहना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उम्मीद करेंगे भाई ये सातवां भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आठवें पे। तो आठवां क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आठवें में क्या बताया जा रहा है आपसे। आठवें में बताया जा रहा है विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, ठीक है। खलस्य साधो विपरीत मेत, ठीक है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चलिए भाई अब इसका हम क्या करेंगे, अनुवाद समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बोला जा रहा है, जो विद्या है विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, ठीक है। खलस्य साधो जस्ट इसके विपरीत बताया जा रहा है भाई, यानी विद्या विवाद के लिए होता है, धन घमंड के लिए होता है, और जिसका शक्ति होता है वो दूसरों को परेशान करना या फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। किसका, दुष्ट व्यक्तियों का, ठीक है। खलस्य साधु, खलस्य साधु मतलब क्या होता है, खलस्य मतलब दुष्टों की, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होता है। धन मदाय धन घमंड के लिए होता है। शक्ति जो उनकी शक्ति होती है, परेशान, परेशान मतलब दूसरों को परेशान करना, परिपीडनाय यानी कष्ट पहुंचाना दूसरों को, ये दुष्टों की पहचान होती है। उसके जस्ट विपरीत बताया जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है ना विपरीत, इसके जस्ट विपरीत साधो, ठीक है, विपरीत में तज्ञानाय, ठीक है। साधो मतलब सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान क्या होता है, जो उनका विद्या होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान के लिए होता है, ठीक है, यानी विद्या दान के लिए होता है। सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसके विपरीत जो विद्या है, सॉरी क्या है, जो ज्ञान है, ठीक है, ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए होता है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। और दानाय, और धन क्या है, दान के लिए होता है, च रक्षणा। और शक्ति क्या होती है, दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। समझ में आई बात। तो ये होता है एक सज्जन व्यक्ति की पहचान और दुष्ट व्यक्ति की पहचान। तो दुष्ट व्यक्ति का पहचान क्या होता है, उसकी विद्या घमंड के लिए, सॉरी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाना या परेशान करने के लिए होता है। ऐसा दुष्ट व्यक्तियों का पहचान है। साधो, साधो माने सज्जन व्यक्ति का क्या होता है, जो ज्ञान है वो ज्ञान के लिए होता है। दानाय धन दान के लिए होता है। च रक्षणाय शक्ति रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है भाई, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाला क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए, बल्कि आपको क्या करना है, आपको इसका पूरा क्वेश्चन करके और कितने नंबर लेना है आपको,
टोटल 8 नंबर आपको लेना है। तो ये आप कैसे पाएंगे, जब आप इसका पूरा का पूरा जब अच्छे से अनुवाद करेंगे तब। तो हमने आपको समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।